ही का नाम एक अनमोल माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंखधार। नए हफ्ते की शुरुआत नए मनी सेंट्रल के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते का पहला मनी सेंट्रल शुरू करें, अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, कौन खरीदेगा आईडीबीआई बैंक, कैसे जारी की जाएगी डिजिटल करेंसी, त्योहार से पहले क्यों महंगा हुआ सोना, डॉलर के मुकाबले संभल क्यों नहीं पा रहा रुपया, बुलाने पर भी अमेरिका में क्यों नहीं आ रही मंदी, और क्या रूस का समर्थन करने वालों पर भी लगेगा प्रतिबंध। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत आईडीबीआई बैंक की बिक्री से, निजीकरण से। सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए निविदाएं बुलाई हैं। बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी को मिलाकर सरकार कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचेगी। जो निविदाएं मंगाई गई हैं उनकी शर्तें जो हैं उसमें यह बोला गया है कि वही लोग बोली लगा सकेंगे जिनकी नेटवर्थ 22,500 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा हो। इससे कम वाले बोली नहीं लगा पाएंगे। सर, पहला सवाल, आईडीबीआई बैंक को ग्राहक मिल पाएगा? आईडीबीआई बैंक के लिए बैंक्स तो बहुत सारे भारत में उपलब्ध हैं। जो शर्तें उस हिसाब से 22,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए, और दूसरी एक और महत्वपूर्ण शर्त है कि उस बैंक का प्रॉफिट पिछले 3 साल से लगातार वो मुनाफे में, पिछले 5 साल में से 3 साल में लगातार उसे मुनाफे में होना चाहिए। दो तरीके की संभावनाएं यहाँ बनती दिख रही हैं आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को लेकर। पहली तो महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले कई वर्षों में भारत में किसी सरकारी बैंक का यह पहला बड़ा प्राइवेटाइजेशन है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि जब एलआईसी का डाइवेस्टमेंट किया था सरकार ने और एलआईसी के शेयरों को बाजार में सूचीबद्ध कराया था, उसी वक्त ये फैसला किया गया था कि आईडीबीआई बैंक से एलआईसी को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि एलआईसी अब बाजार में सूचीबद्ध हो चुकी है। तब से ये प्रस्ताव लुढ़क रहा है और अभी अब जाकर सरकार इस स्थिति में आई है कि वो दो चरण की प्रक्रिया लेकर सामने आई है। यह भी सरकार इस प्रस्ताव में रखा गया है शुभम कि कंसोर्टियम बनाकर भी बैंक इसमें बिड कर सकेंगे। यानी एक कंसोर्टियम में करीब 4 मेंबर भी, 4 अलग अलग बैंक भी, 2 सरकारी और 2 निजी या सरकारी या निजी मिलकर भी इसे खरीद सकेंगे। सक्सेसफुल जो बिडर होगा या जिसको बिड मिलेगी वो अगले 5 साल तक अपनी 40% हिस्सेदारी बाजार में नहीं बेच सकेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब यहाँ से भारत में पहले बैंक के निजीकरण की, सरकारी बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भारत में बैंक तो बड़े हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए कौन तैयार होगा? खासतौर से आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति उतनी अच्छे बैंकों में नहीं मानी जाती जैसे बाकी बैंक हैं। सर, दूसरा बड़ा सवाल कि बिक्री की जो प्रक्रिया है आगे कैसे बढ़ेगी? अब बिक्री की प्रक्रिया में सरकार सबसे पहले अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगा रही है, जिसके बाद बैंकों के प्रस्तावों का, जो प्रस्ताव आएंगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा, और इसके बाद सरकार इस बात का फैसला करेगी कि किस कंसोर्टियम को या किस तरह से इस बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया को फाइनल किया जाए। चुनौती यह है कि इस साल अभी तक फिलहाल सरकार की तरफ से कोई बड़ा विनिवेश कार्यक्रम सामने नहीं आया है, और जबकि वित्तीय ढांचे पर और राजकोषीय घाटे के लिए दबाव बना हुआ है। इसलिए ये बड़ा एक डिसइन्वेस्टमेंट है या बड़ा निजीकरण है जिसे सरकार शायद अगली तिमाही के भीतर दिसंबर तक पूरा कर लेना चाहती है। इसमें एक और इस पूरे अधिग्रहण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आईडीबीआई बैंक में जो विदेशी निवेश होगा, जिसमें 74% विदेशी निवेश अलाउड है और अप्रूवल के रूट से भारतीय बैंकिंग में, और 49% जो ऑटोमेटिक रूट से है, ये प्रस्ताव भी आईडीबीआई बैंक पर लागू होगा। यानी हो सकता है कि कुछ और बाहर के विदेशी बैंक भी कंसोर्टियम का हिस्सा बनकर इस बैंक के लिए बोली लगाने के लिए आगे आए। चलिए, अब अगली खबर डिजिटल करेंसी से जुड़ी। देश में जल्दी आधिकारिक तौर पर डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में जानकारी दी है। ई रूपी नाम से शुरू होने वाली डिजिटल करेंसी की शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा, डिजिटल करेंसी सामान्य करेंसी नोट से अलग नहीं होगी, लेकिन इस पर लागत कम आएगी, आसानी से लेन देन हो सकेगा और अन्य वर्चुअल करेंसी के मुकाबले इसका महत्व ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि खुद केंद्रीय बैंक इसे शुरू कर रहा है। सर, डिजिटल करेंसी को लेकर यहां से आगे रोड मैप क्या है आरबीआई का?
शुभम, पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव के जरिए क्रिप्टो करेंसी और प्राइवेट करेंसीज और डिजिटल करेंसीज का अंतर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। ये कहें कि अपने आप को इस पूरी डिबेट से अलग कर लिया है। जो लोग भी डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में कंफ्यूज होते हैं उनके लिए रिजर्व बैंक ने इस अपने चर्चा पत्र में विस्तार से जानकारी दी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब भारत का रुपया डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास आएगा, जैसे कि युआन डिजिटल करेंसी के रूप में आ रहा है, या दुनिया के कुछ और 11-12 देश हैं जहां पर डिजिटल करेंसीज पर काम चल रहा है, और करीब 40 बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ कुछ कदम और उठाए हैं। कुछ जगह थोड़े एडवांस स्टेज में चीजें चल रही हैं। यहां से इसका रोड मैप, पहली चीज तो जो सबसे बड़े सवालों का जवाब था वो रिजर्व बैंक ने अपने प्रस्ताव में दिया है कि डिजिटल करेंसी भारत की क्या होगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी तक क्रिप्टो करेंसीज की अवधारणा है, जो प्राइवेट करेंसी है या कंसोर्टियम करेंसीज हैं जिनकी ट्रेडिंग बाजार में होती है और उसको होल्ड करने पर, मांग या आपूर्ति बढ़ने पर उसकी कीमतों में कमी आती है। तो वो एक तरीके से करेंसी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, चाहे उसे आप कमोडिटी माने या आप करेंसी की ट्रेडिंग माने। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत की जो सॉवरेन करेंसी यानी रुपया है उसका ये ई वर्जन होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगा। इसे टोकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसे अकाउंट्स में लेन देन के जरिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी जो पेमेंट फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है, जिस पेमेंट में आप आमतौर पर कैश का पेमेंट करते हैं, वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने इसे दो स्वरूपों में जारी करेगा। एक व्यवहार में इसमें एक रिटेल हिस्सा होगा और एक इसका थोक हिस्सा होगा। इसके लिए अलग अलग नियम तय किए गए। रिटेल यानी जो आम उपभोक्ताओं के बीच में चलेगा, और दूसरा जो बैंकों के बीच ट्रांजैक्शंस के बीच में जाएगा। जो लोग मनी सेंट्रल को करीब से फॉलो कर रहे हैं उन्हें हम ये सुझाव देंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कैसे काम करेंगी, इनसे जुड़े कौन से सवाल हैं, इस पर हमने इकोनॉमिक हब में विस्तार से एक एपिसोड में चर्चा की थी और उसका लिंक इस एपिसोड के साथ उन्हें मिलेगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है कि वो भारतीय रुपए का डिजिटल वर्जन लेकर आएगा और उसका पायलट जल्दी ही शुरू होगा। सर, जारी कैसे किया जाएगा इसको? जारी करने का सवाल ही सबसे दिलचस्प सवाल है। सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी को जारी करने के दो संकेत इसमें मिलते हैं। एक तरीका यह है कि सीधे रिजर्व बैंक इस करेंसी को जारी करेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक बाकी करेंसीज भी जारी करता है और उसके जरिए वो लोगों को मिलेगी और सॉवरेन करेंसी का हिस्सा है। दूसरा प्रस्ताव यह भी है, इस पर चर्चा अभी चल रही है, कि रिजर्व बैंक अपनी जो इंटरमीडियरी मॉडल है उसके जरिए जो भारत के बाकी अन्य बैंक हैं जो रिजर्व बैंक के साथ भारत के मौद्रिक संचालनों को चलाते हैं, उनके जरिए जारी किया जाए। तो पहला जो हिस्सा उसे डायरेक्ट मॉडल कहा जाता है और दूसरा हिस्सा है जो उसे इनडायरेक्ट मॉडल है, 2 टियर मॉडल कहा जाता है। सीधे मॉडल में जितने भी एस्पेक्ट होंगे इस ई डिजिटल करेंसी के, वो सब केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक मैनेज करेगा। इशू करना, इसका अकाउंट रखना, इसके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के लिए होगा। और जो इनडायरेक्ट मॉडल है उसमें सेंट्रल बैंक कुछ इंटरमीडियरी बैंकों को अपना माध्यम बनाएगा और वो अकाउंटिंग के बाकी काम कर सकेंगी। पर इसकी जो सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक ने अपने इस प्रस्ताव में कहा है कि ये एक इस तरीके की करेंसी होगी जिसे वो लोग भी इस्तेमाल कर पाएंगे जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। यानी एक डाउनलोडेबल फॉर्म की करेंसी होगी। और इससे रिजर्व बैंक की कोशिश है कि भारत के दूर दराज के इलाकों में भी जो ई करेंसी का फुटप्रिंट है वो बड़ा हो सकेगा, क्योंकि अभी तक की हमारे सामने चर्चा थी कि केवल ई करेंसी में एक्सेस वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्चुअल करेंसी की दुनिया से आते हैं, क्रिप्टो करेंसी की चर्चाओं से आते हैं। तो आपको करेंसी के में जाने के लिए आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, अच्छी स्पीड होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने इसका आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर अभी नहीं बताया, पर इसमें संकेत दिया है कि वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे जो अपने अकाउंट से, जैसे आप अपने अकाउंट से या किसी फोन से कुछ मूवी या कोई चीज डाउनलोड करते हैं, उस तरह से शायद इस CBDC करेंसी को डाउनलोड किया जा सकेगा, अपने पास स्टोर किया जा सकेगा और उसका भुगतान उसके जरिए किया जा सकेगा। एक किस्म से वो वॉलेट के तरीके से काम करेगी। लेकिन भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर अब प्रक्रिया लगभग स्पष्ट हो गई है। बाजार अभी तक इस बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर या वर्चुअल करेंसी को लेकर कानून कब लेकर आएगी। पर रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से डिजिटल करेंसी की तस्वीर स्पष्ट कर दी है। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर दिवाली तक मोहर लगने की संभावना अब कम है। रिपोर्ट की माने तो डेटा लोकलाइजेशन और यूके की कंपनियों को भारत में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ऊपर से यूके की गृह सचिव ने भारत से माइग्रेशन के मुद्दे को भी उठा दिया है। ऐसे में दिवाली तक FTA को लेकर संशय बना हुआ है। सर, क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों के रोशनी में अगर देखें तो क्या FTA अटक जाएगा?
दो संकेत हमें मिल रहे हैं, ब्रिटेन के सूत्रों के जरिए और भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री के सूत्रों के जरिए कि भारत और यूके की ट्रेड डील किस दिशा में बढ़ रही है। ब्रिटेन से संकेत हैं कि अगर भारत सरकार की तरफ से ज़्यादा दबाव हुआ और जो दिवाली की डेडलाइन तय की गई, सिंबॉलिक डेडलाइन तय की गई है जो अभी सामने बिल्कुल खड़ी हुई है, वहाँ कोई एक शुरुआती सहमति या एक बेसिक तरीके की डील शायद हो सकती है। इसकी तरफ भारत और यूके बढ़ सकते हैं। हालांकि अगले 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि भारत और यूके इन वार्ताओं को फुल कंप्रहेंसिव डील तक ले जाने के से पहले डील की घोषणा करेंगे, संधि की घोषणा करेंगे, या एक काम चलाऊ सहमति तरीके की थिन डील, जिसको ट्रेड की भाषा में कहते हैं, कि उस तरीके की थिन डील की तरफ जाएंगे। जहां विवाद की वजह है, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की कंपनियां, खासतौर पर भारत से इस डील के तहत आने वाली ब्रिटेन की कंपनियां और ब्रिटेन में काम करने वाली बाकी देशों की कंपनियां, भारत में इस डील के तहत भारत के आंकड़ों को या भारत की सूचनाओं को, डेटा को अपने देश में ले जाना चाहती हैं कारोबारी इस्तेमाल के लिए। भारत के जो डेटा लोकलाइजेशन रूल्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उसमें विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध हैं भारत की व्यापारिक सूचनाओं को और भारत के लोगों का डेटा इस्तेमाल करने के लिए। और यही वो सबसे बड़ा विवाद का विषय है जिसे लेकर यूके और भारत के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। और इस पर एक बार हमने अपनी चर्चाओं में मनी सेंट्रल में इस तरफ इशारा भी किया था कि डेटा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेटा की जो रिलेशनशिप है नियमों की, यूके के नियमों की और भारत के नियमों की, उनके बीच में तालमेल बन पाना मुश्किल है। और इसके अलावा दूसरा मुद्दा सर्विसेज एक्सपोर्ट को लेकर है। भारत चाहता है कि भारत के पढ़े लिखे प्रोफेशनल ब्रिटेन में जाएं, पर ब्रिटेन की सरकार अभी उस सीमा तक अपनी बाजार खोलने की स्थिति में दिखाई नहीं देती है। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट आज है गोल्ड को लेकर, सोने को लेकर। त्योहार से पहले अचानक सोने की कीमतों में कुछ तेजी देखी जा रही है। क्या वजह है, क्या आगे दायरा रह सकता है सोने का, ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस स्पेशल रिपोर्ट में। त्योहारी सीजन शुरू होते ही देश में गोल्ड का भाव बढ़ना शुरू हो गया है। देश में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने भी खरीद बढ़ाई है और रुपए की कमजोरी के बावजूद रिजर्व बैंक भी डॉलर खर्च करके फिर से गोल्ड खरीदने लगा है। लेकिन गोल्ड के सामने डॉलर अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। डॉलर की मजबूती की वजह से ही सितंबर अंत में गोल्ड का भाव 30 महीने के निचले स्तर तक टूट गया था। अमेरिका में महंगाई की वजह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला कम से कम इस साल तो खत्म नहीं होगा, जिस वजह से अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बढ़ सकती है। ऊपर से अमेरिका में घटती बेरोजगारी डॉलर को और ताकत दे रही है। हालांकि गोल्ड के लिए इस बड़ी चुनौती के बावजूद भारत में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाना शुरू की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सितंबर में भारत के गोल्ड ईटीएफ्स ने 400 किलो गोल्ड की खरीद की है और उनकी कुल होल्डिंग बढ़कर 38.5 टन हो गई है। भारत में सिर्फ गोल्ड ईटीएफ्स ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ने भी सोने की खरीद फिर से शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक का कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 785 टन तक पहुंच गया है और सितंबर के दौरान आरबीआई ने 4 टन गोल्ड की खरीद की है। अगस्त में आरबीआई ने कोई खरीद नहीं की थी, लेकिन सितंबर में डॉलर में आए जोरदार उछाल और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बावजूद रिजर्व बैंक ने गोल्ड खरीदने के लिए डॉलर खर्च किए हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर देखें तो गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदने के बजाय सोना बेच रहे हैं और केंद्रीय बैंकों ने भी खरीद में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन सितंबर के दौरान भाव घटा देख भारत में इन दोनों ने ही गोल्ड खरीदने का मौका देख लिया। दुनिया भर में चीन के बाद भारत गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है और त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ भारत में निवेश और ज्वेलरी के लिए गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर के दौरान त्योहार और शादियों की डिमांड से देश में गोल्ड ज्वेलरी के लिए मांग बढ़ सकती है। हालांकि इस मांग से गोल्ड के भाव को कितना सहारा मिलेगा ये डॉलर की मजबूती पर निर्भर करेगा और मौजूदा हालात में अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने की उम्मीद कम है और मजबूत होने की आशंका ज्यादा। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। डॉलर की मजबूती की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को प्रति डॉलर रुपए ने 82.68 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ। रुपए में गिरावट की वजह से देश में आयातित वस्तुओं की महंगाई को और भी ज़्यादा बल मिल सकता है और ये महंगाई और भी ज़्यादा भड़क सकती है। ऊपर से विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बना हुआ है। 30 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश में विदेशी मुद्रा भंडार 4.9 अरब डॉलर
गिर गया और भंडार अब घटकर केवल 532.66 अरब डॉलर रह गया है। पिछले 13 महीनों के दौरान देश का फॉरेक्स रिजर्व 110 अरब डॉलर घटा है। सर, क्यों नहीं संभल पा रहा है रुपया? रुपया अब जिस तूफान में है ना, वो तूफान युद्ध के बाद आए तूफान से बिल्कुल अलग है। और अब तीन बड़े फोर्सेस, आज जब हम इस बार आज चर्चा कर रहे हैं, तो तीन बड़ी चीज़ें रुपए के लिए की सबसे बड़ी चुनौती बनी। पहली बड़ी चुनौती पुतिन की तरफ से दोबारा शुरू किया गया युद्ध, जो पूरी दुनिया में सारे आकलनों को और ये मानना कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा उनको पीछे धकेल रहा है। और एक नए किस्म का संकट कच्चे तेल को लेकर, एनर्जी को लेकर, कमोडिटीज़ को लेकर सर पर टंगा हुआ है। और दुनिया की हाफती गिरती करेंसीज के लिए इससे बुरी खबर नहीं है कि रूस और यूक्रेन में जंग दोबारा शुरू हो गई और उसका असर में भारतीय रुपए पर दिखाई दे रहा है। भारतीय रुपए के बारे में जो ताज़ा अनुमान है, इलारा सिक्योरिटीज़ का एक अनुमान कल आया, वो मान रहा है कि उस अनुमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भारत का रुपया मार्च तक 85 तक पहुँच जाएगा, 84-85 तक पहुँच सकता है। क्योंकि उनका मानना ये कि जिस तरह से रुपये में गिरावट आई है और कच्चे तेल की कीमतों का जो टारगेट आरबीआई ने $100 के आसपास दिया है, उस आधार पर भारत का व्यापार घाटा नए रिकॉर्ड बनाएगा आने वाले 2-3 महीनों में। और इसका असर हमें रुपए की कीमत 84-85 तक पहुंचने पर दिखेगा, जो अपने आप में भारत के लिए चिंताजनक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5 बिलियन, $5.5 बिलियन प्रति सप्ताह की दर से गिर रहा है। और जबकि भारत में आने वाला विदेशी निवेश, जो कि निर्यात के जरिए आता है या विदेशी पूंजी के जरिए आता है, जो डॉलर आते हैं, उनमें वो बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही। रिजर्व बैंक $110 बिलियन भारतीय बाजार में डाल चुका है रुपए की गिरावट बचाने के लिए। रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन 78-79 के आसपास से शुरू हुआ था और अब हम 83 के करीब खड़े हैं। रिजर्व बैंक ने आज भी 82-30 के आसपास के लेवल को सपोर्ट करने की कोशिश की है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के निर्यात को लेकर भविष्य में जो संभावनाएं दिखाई दे रही वो बहुत अच्छी नहीं दिखती। और इसलिए अब रिजर्व बैंक, वही बात जो बार बार कि रिजर्व बैंक जब रुपया एक सीमा से अधिक टूटता दिखाई देगा तभी रिजर्व बैंक दखल करेगा, नहीं तो सामान्य रूप से ढलान जारी रहेगी। सर, दूसरा सवाल, रुपया गिरेगा, आयात महंगे होंगे, क्या लगता है आपको त्योहार के बाद ये आयातित महंगाई जो है और भड़क सकती है? हाँ, अब महंगाई को लेकर जो परिदृश्य दिख रहा है, खासतौर से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को लेकर, कंपनियों ने अगस्त के बाद, अगर आप ध्यान देखें शुभम, जुलाई अगस्त के बाद से अपनी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी। हालांकि रुपए की गिरावट लगातार चल रही थी और कंपनियां उसे एब्जॉर्ब कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि वो त्योहारी मांग से पहले बाजार में थोड़ी सी सुविधा देना चाहती थी कि जो ग्राहक बाजार में खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो आ सके। अब त्योहारी मांग की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। त्योहारी खरीद का एक हफ्ता और बचा है बाजारों में। आमतौर पर जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव से त्योहारी मांग शुरू होती है और नवरात्रि से होते हुए दिवाली तक आती है, उसका एक बड़ा हिस्सा बीत चुका है। इस बीच में अगर आप अगस्त की तुलना में अभी तक देखें तो रुपए की गिरावट 80 से 83 के आसपास पहुंच चुकी है। बाकी और महंगाई और बाकी और कीमतें तो बढ़ी हुई हैं। इसलिए इस बात की संभावना है कि जैसे ही त्योहारी मांग खत्म होगी, क्योंकि त्योहारों के लिए जो भी उत्पादन है वो फैक्ट्रियों से निकलकर शोरूम्स में पहुंच चुका है। दो बड़े ऐसे सेक्टर हैं जहां हमें कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। एक पहला ऑटोमोबाइल है, जहां जैसे ही त्योहार का मौसम खत्म होगा, रुपए की बढ़ी हुई कमजोरी का असर हमें बहुत सारे कच्चे माल पर, जो आयातित कच्चे माल है उसके ऊपर दिखाई देगा और शायद कंपनियां इसके कीमत बढ़ाएंगी। और दूसरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर दिखाई देगा, जो फेस्टिवल के बाद एक और दौर की महंगाई की तरफ जाएंगी। क्योंकि अब यहाँ के बाद कच्चे माल की कीमतों को लेकर और रुपए की कीमतों को लेकर और आने वाले समय में अगले 6 महीने में भारत में डिमांड को लेकर तस्वीर काफ़ी हद तक कंपनियों के दिमाग में साफ है। तो जैसे ही त्यौहार खत्म होंगे, महंगाई का एक दौर और हमारे सामने आएगा, जिसकी वजह कमज़ोर रुपया होगा। सर, एक और सवाल, अभी 2 दिन बाद रिटेल महंगाई के नंबर आने हैं, WPI के नंबर आने हैं। आपको क्या लगता है कि इस कमजोरी का क्या कुछ असर उस आंकड़े पर भी दिखेगा? रुपए की कमजोरी का असर, जो अब बढ़ोतरी आएगी वो शायद अगले 1 महीने 2 महीने बाद दिखाई देगा, जब कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाएंगी। पर अभी महंगाई का आंकड़ा 7% से ऊपर रहने के संकेत मिल रहे हैं कई सारे विशेषज्ञों के बीच में और बाजार के निवेशकों के बीच में। जो सर्वे के बाद हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो 7.3%, 7.2% के आसपास है। और इस महंगाई में सबसे बड़ी चुनौती शायद खाद्य महंगाई होने वाली है, क्योंकि त्योहारों की तरफ बढ़ते हुए आटे की, गेहूं की और खाद्य चीज़ों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है, वो हमें दिख रही है। और इसके अलावा जो रुपए का असर परोक्ष रूप से है वो महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण असर हमें दिखाई देगा CNG की कीमतों में बढ़ोतरी का, जिसमें पिछले 3 महीने में हमने काफ़ी तेज बढ़ोतरी देखी है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी
थमी हुई हैं। लेकिन बाकी जो बास्केट्स हैं, जो बास्केट्स महंगाई में सबसे बड़ा योगदान करती हैं, खाद्य की और पेट्रोलियम की बास्केट्स में से सीएनजी जो महंगाई बढ़ाएगी। इसलिए शायद भारत में महंगाई का आंकड़ा 7% से ऊपर रहने के संकेत हैं, जो हमें 2 दिन बाद दिखेगा। अमेरिका में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ाकर मांग कम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका में घटती बेरोजगारी की वजह से मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इससे अमेरिकी सेंट्रल बैंक के सामने चुनौती अब और बड़ी हो गई है। सितंबर के दौरान अमेरिका में बेरोजगारी दर घटकर 3.5% रह गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक में अब और तेजी से फैसला होगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी का। फेडरल बैंक अगली ब्याज दर में बढ़ोतरी 75 बेसिस पॉइंट की कर सकती है और जानकारों का यहां तक मानना है कि कुल बढ़ोतरी 175 बेसिस पॉइंट की भी हो सकती है। सर, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने का तो कोई असर नहीं दिखा, लेकिन इस तूफान में आप कहिए तो एशिया की अर्थव्यवस्थाएं फंसती नजर आ रही हैं। चाहे भारत को ले लीजिए, चाहे चाइना को ले लीजिए, इनके अनुमान लगातार टूट रहे हैं। पहला सवाल मेरा अमेरिका पे, यहां मंदी क्यों नहीं आ रही बुलाने के बाद भी? अमेरिका की स्थिति काफी पेचीदा दिख रही है। अब दुनिया का एक ऐसा देश जो मंदी बुलाना चाहता है, जिसके बैंकर्स और सरकारें हर हफ्ते इस बात की कोशिश करते हैं कि डिमांड कम हो, मांग कम हो और किसी तरह से महंगाई पर नियंत्रण लगे दिखाई दे, और इसके लिए वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, वहाँ मंदी नहीं आ रही। और वो एक स्ट्रक्चरल चुनौती है, क्योंकि अमेरिका में ये मंदी लोगों के हाथ में ठीक ठाक पैसे की आपूर्ति की रोशनी में आई। यह वैसी मंदी नहीं है जैसी मंदी हमने 80s में 70s 80s में देखी थी, जब पॉल वॉलकर चेयरमैन थे फेडरल रिजर्व के। कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों के हाथ में पैसे दिए गए थे, लोगों को तरह तरह से प्रोत्साहन, बेरोजगारी भत्ते, पेचेक प्रोटेक्शंस दिए गए थे, तो पैसे लोगों के हाथ में थे। ये जो महंगाई आई अमेरिका में, इस महंगाई के पीछे 2 बड़े फैक्टर्स ने काम किया था। मौद्रिक फैक्टर था, लोगों के हाथ में पैसा था, पर यह महंगाई आई सप्लाई चेन टूटने से, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ों की आपूर्ति अमेरिकी बाजार में खत्म हो गई थी। और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध आया, जिसने उस सप्लाई चेन की में कमजोरी को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और इन 2 चीज़ों ने अमेरिका में महंगाई को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे या लोगों की इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, बल्कि इनफैक्ट हमने कोविड के दौरान जो आंकड़े, हम कोविड के बाद जो हमारे पास आंकड़े आए थे शुभम, उसमें पहली बार, आई थिंक पिछले कई दशकों में पहली बार अमेरिका में बचत दर में बढ़ोतरी देखी थी। क्योंकि लोग, अमेरिका में आमतौर पर बचत दर नहीं बढ़ती क्योंकि लोग कर्ज लेकर खर्च करते हैं। अमेरिका में अकाउंट्स में पैसे लोगों ने रखे थे क्योंकि बाजार बंद थे और वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, और ये बात हमने अटलांटिक के इधर में, यूरोप में भी देखी थी। तो अब अमेरिका में जद्दोजहद है कि लोगों के पास पैसे हैं, महंगाई है, इसके बाद भी वो खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी कर रहे हैं तो कंपनियां उत्पादन कर रही हैं, इसलिए बेरोजगारी नहीं बढ़ रही। अमेरिका की पूरी कोशिश ये थी कि बेरोजगारी का एक खराब आंकड़ा आ जाए तो बाजार को इस बात की राहत मिलेगी। और देखिए कितनी बड़ी असंगति है कि जो खराब आंकड़े हैं दुनिया में, वो अमेरिका के लिए इस समय सबसे अच्छे आंकड़े हैं। मंदी आना दुनिया की सबसे खराब खबर है, पर अमेरिका के निवेशक और पूरी दुनिया के निवेशक मानो आंखें खोल के लिए इस खबर की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। वे जानना चाहते कि एक तो मजबूत आंकड़ा आ जाए 1-2 महीने में कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ गई है, पर अमेरिका में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, उसके आंकड़े दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि फेडरल रिजर्व का पूरा ब्याज दरें बढ़ाने का कार्यक्रम अब रिवाइज हो सकता है, यानी 175 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और फेडरल रिजर्व जितनी जिद्दी महंगाई से जूझ रहा है, उस हिसाब से फिर 2024 तक के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर चलता रहेगा, क्योंकि एक बार में तो 175 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी नहीं होगी, लंबा चलेगा। ये बात जो महंगाई की शुरुआत के समय से कही जा रही थी कि अमेरिका में महंगाई पिछली तजुर्बों को देखते हुए लंबी नहीं होगी, पर अब इसका जो स्टबर्ननेस है, इसकी जो कठोरता, वो बता रही है कि साल भर 1.5 साल से ज़्यादा खिंच सकती है, जैसा कि हमने 80 के दशक में देखा था। ये बड़ा असर हमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिख रहा है। यानी अमेरिका मंदी बुलाकर भी नहीं आ रहा है, पर अमेरिका के ब्याज दरें बढ़ाने के कारण दुनिया भर की मुद्राएं ध्वस्त हुई जा रही हैं। दुनिया भर के देश अमेरिका की ब्याज दरों से तालमेल करने के लिए अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, और उसका असर हमें खासतौर से एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिख रहा है। सर, दूसरा सवाल मेरा एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर ही था। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अगर मंदी आएगी भी तो एशिया की अर्थव्यवस्थाएं इसमें बेहतर परफॉर्म करेंगी और ये बच सकती हैं। फिर अब क्यों भारत के और चीन के जो आर्थिक विकास दर के अनुमान लगातार गिर रहे हैं? हाँ, यहाँ से पूरी बाजी पलटती दिखती है। यह कहा गया था कि अमेरिका मंदी बुला रहा है, पर अमेरिका का असर चीन और भारत पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में तो डोमेस्टिक डिमांड बनी हुई है और डोमेस्टिक डिमांड पर चलने वाली इकॉनमी पर वैसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें पिछले 3 महीने 4 महीने के आंकड़ों के, तो शुभम भारत के और चीन के ग्रोथ के आंकड़ों में
साल में 3 बार रिवीजन हो चुका है। चीन की ग्रोथ रेट कहा जा रहा था कि 5.5% तक अगर टिक जाएगी तो ठीक रहेगा, पर जो नए आंकड़े आए हैं वो 3.5% के आसपास हैं, यानी चीन बहुत तेजी से मंदी की तरफ खिसक रहा है। भारत के बारे में कहा जा रहा था कि 8% तो इस साल हो ही जाएगा, फिर वो 8 से घट के 7.5 आया, फिर 7 आया, अब 6.5 आया और 6.5% के आसपास के अनुमान आने लगे। यानी महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी, दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ इन अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा परेशान कर रही हैं। इनकी मांग, इनके यहाँ बेकारी और इन अर्थव्यवस्थाओं की परिस्थितियों को ज्यादा जटिल बना रही हैं। तो ये अपेक्षाओं के या संभावनाओं के बिल्कुल विपरीत है कि जो मंदी बुला रहा है उसके यहाँ मंदी आने से बच रही है। और जो देश ये मान रहे थे कि कमोडिटी की कीमत कम होगी, मंदी आएगी जल्दी तो दुनिया में कमोडिटी सस्ती हो जाएंगी, स्टील, तांबा, निकल, जिंक सस्ता हो जाएगा, कच्चा तेल सस्ता हो जाएगा और हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उबारने में उस मंदी की मदद से शायद उबार पाएंगे, वहाँ परिस्थिति बदल रही है। और इसलिए अब उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज भारत, चीन या जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ शायद हमें ज़्यादा तेज ढलान दिखाई पड़ेगी अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले 3 महीनों में बजाय अमेरिका के। यूरोप एक अलग सा केस है, यूरोप एक अलग से दूसरी चुनौती में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मंदी मॉनिटरी है, मौद्रिक है, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, पर उसकी वजह से जो डॉलर की मजबूती है वो इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या है। पूरी की पूरी बास्केट इमर्जिंग इकोनॉमीज की बुरी तरह टूट चुकी है डॉलर की मजबूती के कारण। ओपेक प्लस देशों की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद विदेशी बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $98 के करीब पहुंच गया और WTI क्रूड भी $82 के ऊपर बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत जिस भी देश से कच्चा तेल खरीदना चाहेगा उससे खरीदेगा। हरदीप पुरी का ये बयान रूस से हो रही तेल खरीद को लेकर है। उधर यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है कि उन देशों या कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को सफल नहीं होने दे रहे हैं। सर, किस तैयारी में है अब यूरोपियन यूनियन? ये हमें लगता पिछले 2-3 दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि दुनिया की एनर्जी बिसात और डिप्लोमेटिक जो पेशबंदी है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले 1 हफ्ते का था वो ओपेक देशों की तरफ से अमेरिका के दबाव के बाद भी उत्पादन में कटौती करना और रूस का उनके साथ होना था। तो अब ओपेक और रूस का एक समूह बनकर सामने आ गया है। यूरोपियन देशों ने इसके जवाब में या बाकी प्रतिबंधों के से अलग एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सेकेंडरी सैंक्शंस का प्रस्ताव डाला गया है। इस सैंक्शंस के प्रस्ताव में यूरोपीय देशों ने यह अधिकार अपने हाथ में हासिल कर लिया है कि अब वो उन देशों की कंपनियों को और लोगों को भी, इसमें लोग भी शामिल हैं, उन्हें भी प्रतिबंध के दायरे में ला सकते हैं जो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को बाईपास कर रहे हैं, उनको सकमेंट कर रहे हैं या उनका पालन नहीं कर रहे हैं और रूस में की ताकत बढ़ाकर यूक्रेन में उसे और ज़्यादा हमले करने में परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। ये अपने आप में पहला घटनाक्रम है जो पिछले कुछ महीनों में हमने नहीं देखा था। हुआ यह है कि रूस का तेल खरीदने वाले दुनिया के कई सारे देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, और अब जबकि रशिया ने युद्ध का नया दौर शुरू कर दिया है, यूरोप ने अपने आप को कम से कम फिलहाल रूस की ऊर्जा निर्भरता से इंसुलेट कर लिया है, अलग कर लिया है। ताज़ा सूचनाओं के मुताबिक अब रूस से आने वाली गैस की सारी पाइपलाइनें बंद हैं, केवल एक चल रही है, उसमें से भी हंगरी तक गैस जा रही है। तब अब यूरोपियन यूनियन और सख्ती के साथ प्रतिबंधों को लेकर सामने आ रहा है। अब क्या ये प्रतिबंध उन देशों पर भी लगेंगे जो देश रूस का सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे थे, रूस से किसी तरीके की आपूर्ति ले रहे थे? कहना संभव नहीं है। लेकिन जो भाषा है इस प्रस्ताव की, वो भाषा ये बताती है कि यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, उनका बयान भी ये बताता है कि वो देश जिन्होंने रूस की मदद की है यूक्रेन पर हमले में, हम उन लोगों पर और उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये बात कहाँ तक जाएगी, ये बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी, लेकिन एक नए किस्म का घटनाक्रम बाजार में शुरू हो रहा है। सर, दूसरी तरफ अगर ओपेक प्लस की बात करें तो कटौती का फैसला लिया, तेल की कीमतें फिर चढ़ गई। क्या आपको लगता है बाइडेन इनको रोकने में सफल हो पाएंगे किसी तरह? बाइडेन की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार थी पिछले कई महीनों में। अगर आप ध्यान से देखें, बाइडेन ने पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ एकजुट किया, प्रतिबंध यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध लगाए। इन सारी कोशिशों के बाद, और शायद बाइडेन अपने पुराने तजुर्बों को
कड़वे अनुभवों को भुलाकर भी सऊदी अरब की यात्रा पर गए जब वो मध्य पूर्व की यात्रा पर निकले थे। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका की बात ओपेक देशों ने नहीं सुनी, और ओपेक देशों ने सिर्फ सुनी ही नहीं, अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिकली सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये सब काम रूस की छाया के भीतर हुआ, रूस की छत्र छाया के भीतर हुआ। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए वियना में, उस बैठक में शामिल हुए, यानी अब ओपेक पूरी तरह से रूस का ब्लॉक जैसा हो गया, रूस के साथ खड़ा हो गया, जो कि जिसके खिलाफ युद्ध के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब यहाँ से अमेरिका की दुविधा ज़्यादा बड़ी होती जा रही। अमेरिका को महंगाई कम करनी है अपने यहाँ, तभी अमेरिका में ब्याज दरें कम हो पाएंगी और बाकी दुनिया ठीक हो पाएगी। अगर आप पूरे पैटर्न को, सारे बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करें, पर अमेरिका में महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें, जिनका असर अमेरिका में बाद में कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ता है। या तो अमेरिकी सरकार अपने यहाँ अपने उत्पादन को सस्ता रखे और सब्सिडी दे कंपनियों को, और या फिर उसे बाजार के मुक्त सिद्धांत के हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को अपने यहाँ भी लागू करना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका के पास बहुत सीमित विकल्प। चर्चा इस बात की है कि शायद अमेरिका वेनेजुएला पर के तेल के निर्यात पर जो पाबंदी लगी हुई है उसे रिलैक्स करने पर विचार कर सकता है। और यदि वेनेजुएला से थोड़ा तेल आना शुरू हुआ, खासतौर से शेवरॉन जो वेनेजुएला में काम करती है, अमेरिकन कंपनी है और उसने वहाँ कामकाज बंद कर दिया था क्योंकि प्रतिबंध लगाए गए थे। अगर अमेरिका वेनेजुएला से तेल के प्रतिबंध हटाता है और वेनेजुएला का तेल थोड़ा बाजार में आना शुरू होता है, तो शायद सप्लाई साइड से ओपेक को थोड़ा काउंटर करने की कोशिश होगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये मूव पूरी तरह सफल साबित होगा। फिलहाल जो बात हमने मनी सेंट्रल की चर्चाओं में पहले भी कही थी कि ओपेक देशों ने मिलकर $90 का लेवल डिफेंड कर लिया है, बिल्कुल, और अब कच्चे तेल की कीमतें 90 से ऊपर ही मूव कर रही हैं। और चूंकि दुनिया में मंदी के संकेत अब उस तरह से नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से पहले संभावना थी कि अमेरिका में एकदम मंदी आ जाएगी या बाकी देशों में आ जाएगी, तो यूरोप के ओपेक देश मान रहे हैं कि दुनिया में कच्चे तेल की मांग में वो बड़ी गिरावट नहीं आने वाले समय में होगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और इसलिए ये गुत्थी बहुत कस के उलझी हुई है जो सामने हमें दिखाई दे रही है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलते चलते एक जरूरी अपडेट। अमेरिकी कंपनी ओरेकल की भारतीय इकाई ओरेकल इंडिया के खिलाफ भारतीय रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। ओरेकल इंडिया पर रेलवे के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है और इसके लिए अमेरिका के सिक्योरिटी एवं एक्सचेंज आयोग ने ओरेकल इंडिया पर पिछले महीने जुर्माना भी लगाया था। आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले के ही मनी सेंट्रल में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी और आपको बताया था कि भारत में रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को रिश्वत देने का मामला सामने आया ओरेकल इंडिया को लेकर। अब भारतीय रेलवे की तरफ से कहा गया है कि वो इस पर जांच करेंगे। इस खबर पर भाई नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।